कर दो ना पीछे से लूज है। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा जो पिछली क्लास में नहीं था और आज आया है फर्स्ट टाइम? ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ना स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे वापस से जितना भी हमारा हो गया वापस से मैं कवर तो करूँगा। फटाफट एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। पहले भी पानी था, आइस के फॉर्म में था, लेकिन अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। पेपर को फाड़ना, पेपर के जो दो पीसेस हैं वो ऑलरेडी एज सच वो दोनों खुद भी पेपर ही रहेंगे, इट इज अ फिजिकल चेंज। पेपर को जलाना, नाउ दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ऐश बनेगी। ऐश इज नॉट सेम एज द पेपर। ठीक है, फिर किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं A plus B forms C plus D, तो इसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। लेफ्ट साइड वाली चीजों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। राइट साइड वाली चीजों को प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, राइट साइड वाली चीजों को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा है ये। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, हम लोगों ने कोई भी लॉज वगैरह नहीं करे। जब इसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेटिव बना देते हैं और इसको बैलेंस कर देते हैं, तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन होती है, जिसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वेरी गुड। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने करा था, दैट वी डिड वाज अबाउट सबसे पहला जो टाइप ऑफ इक्वेशन थी, दैट वाज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में मेरे पास होगा A plus B प्लस कुछ फॉर्म्स एन ऑब्जेक्ट X। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? मल्टीपल चीजें कंबाइन होकर कितने प्रोडक्ट देंगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है ये। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, इधर आ जा, तेरी विजन मैं खुद ड्रॉ करूंगा, मैं लेफ्ट हैंडेड हूं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। अच्छा चलो, पहले डीकॉम्पोजिशन के बारे में से पहले समझने से पहले हम लोग एक बात करते हैं, केमिस्ट्री के थोड़े से कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली कोई भी चीज किसी भी दूसरी चीज से रिएक्ट क्यों करना चाहती है? कोई इसका आंसर दे सकता है? फायदा क्या होगा उसका? बिल्कुल बात ठीक करिए। कोई भी चीज, जब 2 चीजें 3 चीजें 5 चीजें 10 चीजें 50 चीजें रिएक्ट करेंगी, कोई नई चीज बनाएंगे, वो नई चीज बनाने का फायदा क्या होगा? क्यों बन रही है वो नई चीजें? सिंपल क्वेश्चन पूछता, तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? वेरी गुड। किस लिए? लाइफ में सक्सेस के लिए। नॉलेज आएगी तब जाके कहीं पे अप्लाई करोगे, तब जाके कुछ कर पाओगे लाइफ के अंदर, वरना सड़क चलते हुए आदमी हो, तुम में क्या फर्क रह जाएगा? पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? इसी काम के लिए तो कर रहे हो ना। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग? इफ यू डू एनीथिंग एंड इफ यू मेक एनीथिंग, यू आर डूइंग दैट। अच्छा, खाने को तो हम लोग सारा का सारा, जैसे खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाने के समय क्या होगा? कच्चे टमाटर खा जाओ, साथ में थोड़ा सा पनीर डाल लो, मटर खा लो, मटर पनीर की सब्जी पेट में बना लो। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं करते? खराब तो नहीं होगा, बट वो चीजें स्वाद नहीं आएगा, है ना। इट इज, हम लोग किसी भी चीज को बेटर बनाने के लिए कोई भी हम लोग स्टेप लेते हैं। केमिस्ट्री भी ऐसा क्यों करती है? केमिस्ट्री भी सिर्फ इससे ऐसा करती है, कोई भी रिएक्शन इस वजह से होता है क्योंकि वो पहले इतना स्टेबल नहीं था, अब वो थोड़ा सा स्टेबल बनना चाहता है। केमिस्ट्री के अंदर मेन जो रीजन है कोई भी केमिकल रिएक्शन होने का,
वो है स्टेबिलिटी कंप्लीट करना। बहुत बढ़िया बात होगी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, NaCl का एग्जांपल लेते हैं। नमक हो गया, ठीक है, मेरे पास है NaCl, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका होता है 11, इसका है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, ये है 287। अब वैलेंसी क्या चीज होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और अपने आइडल्स की तरह बनता है। आइडल्स कौन है? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन भी, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं। हमारे पास एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल होते हैं दानवीर लोग, नॉन मेटल होते हैं भिखारी। सोडियम जो एक मेटल है वो दान देना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा है। क्लोरीन क्या है? भिखारी है, उसके पास एक कम है, उसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो लेना चाहता है, ठीक है। मेरे पास रैंडमली सोडियम पड़ा हुआ है, सोडियम हम लोग मेरे पास रैंडमली पड़ा हुआ है, ये रैंडम सोडियम कहीं पे रखा हुआ है मैंने, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन इतना खुश नहीं, इससे ज्यादा खुश हो सकता है। ज्यादा खुशी पानी मतलब बेसिकली इसका एम क्या है लाइफ का? ये बेसिकली इसके पास जेब में एक्स्ट्रा पैसा है, ये घूम रहा है दान करने के लिए घूम रहा है। कोई भी मिल जाए उसे पकड़ा दो अपने इलेक्ट्रॉन, मैं खुश हो जाऊं, इसका एम ये है। तो हम लोग इसको अगर ओपन में भी रख देंगे ना, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा, Na2O बन जाएगा, किसी को भी दे जाएगा ये। मतलब इट डज नॉट सी कि सामने वाला खुद के पास उसकी रिक्वायरमेंट कितनी देना चाहता है बस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड, ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। तो ये सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, ये देना चाहता है, ये लेना चाहता है, दोनों साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? सोडियम प्लस, और ये चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्लोरीन माइनस। नाउ पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ये सोडियम से ज्यादा खुश कौन है? Na प्लस। क्लोरीन से ज्यादा खुश कौन है? Cl माइनस। दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में खुश रहेंगे। इंडिविजुअली भी खुश हैं, लेकिन साथ में और ज्यादा खुश है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो केमिस्ट्री का मेन एम ये है कि हम लोग कोई भी रिएक्शन होता है इस वजह से है कि हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन जो भी नई चीज बने और बेटर हो। वेरी गुड। हमारा एम ये है कि हम लोग चाहते हैं जो भी चीज हमारी बने वो ज्यादा बेटर बने, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के सेंस में हम लोग बात करते हैं, जो भी चीज बनती है, देखो क्या होता है, जैसे हम लोग साधु महात्माओं की बात करते हैं। साधु महात्मा क्या करते हैं? हम लोगों को पता है कि भाई हिमालयों में जाके तपस्या करते हैं, सारी चीजें त्याग के बैठे होते हैं, ठीक है। ये चीज होता है क्यों? पीस मिल गया उनको, उनके अंदर की जो एनर्जी है वो कम हो गई, उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी। जब भी कोई चीज ज्यादा स्टेबल हो जाती है तो उसके अंदर की एनर्जी हो जाती है कम। आप संतुष्ट हो जाते हो, हिंदी में अगर उस वर्ड का इस्तेमाल करो, जब कोई सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो भागना बंद कर देता है। सेम कहानी हमारे एलिमेंट्स के साथ है। नॉर्मल एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मेरे पास ये रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कोल लिया, कोयला, चारकोल जिसपे भुट्टा सेकते हैं वो लिया, उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाला, उसको जला दिया तो क्या होगा? CO2 बनेगी, साथ में निकलेगी थोड़ी बहुत ही हीट। भाई कोई चीज जलेगी तो हीट भी तो निकालेगी, ठीक है। ये हीट निकाल रही है ना, हीट निकालने का मतलब क्या हुआ? वो स्टेबल हो गई है, क्योंकि उसने अपने अंदर से और हीट निकाल दी है। समझ में आई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मोर स्टेबल फॉर्म देन C। इंडिविजुअल C से ज्यादा स्टेबल कौन है? CO2। तो वो क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे अगर हीट निकाल रहा हूँ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। ठीक बात है। अब हम लोग वापस से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ऊपर आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर क्या चीज है? अच्छा, डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस के ऊपर आने से पहले मैं फॉर एग्जांपल एक चीज लेता हूँ। जैसे मैं कांच का ग्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे को इसको तोड़ना है, क्या करूँ? पानी है, सॉरी। इसमें क्या करूँ? इसको नीचे जमीन पे फेंक दूंगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। किसी की हड्डी तोड़नी है, क्या करोगे? मारोगे उसको? कुछ भी करो, कैसे नहीं टूट रही हड्डी आजकल? तेरे तो मुक्के से बिल्कुल नहीं टूटेगी। किसी की भी कुछ भी चीज तोड़नी है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री के अंदर फोर्स कैसे लगाया जाए? हीट कंप्रेशन एनर्जी काइंड ऑफ कह सकते हो, कंप्रेशन से लगा जाए। बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड ये है कि मेरे को बेसिकली उसके ऊपर क्या लगानी है? एनर्जी लगानी है। एनर्जी लगाने का क्या तरीका है? जबरदस्ती। सबसे आसान जबरदस्ती केमिस्ट्री के अंदर है हीट।
ठीक है, तो मैं किसी भी चीज को हीट करूंगा वो चीज टूट जाएगी, समझ में? तो बेसिकली अगर मेरे को डिकम्पोज करना है किसी चीज को तो मेरे को क्या करना है, उसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी देनी है, और मेजरली हम लोग जो करते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, हीट पकड़ेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो हमारे सिलेबस के अंदर है हम उसको देखते हैं। हमारे पास है FeSO4। अब FeSO4 के बारे में जानते हैं पहले, रिएक्शन से आने से पहले। ये है एक FeSO4 का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, इस FeSO4 के मॉलिक्यूल का रंग होता है व्हाइट। तो अगर आंखों से इसको देखोगे तो किस रंग का दिखेगा, व्हाइट रंग का दिखेगा। ठीक है, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है जो सन से आती है उसके अंदर 7 रंग होते हैं, पता है ना? सतरंगी लाइट बोलते हैं जिसको लोग, जिसके अंदर से रेनबो बनता है, VIBGYOR में प्योर बनता है ना? 7 कलर्स मिलके साथ में बनाते हैं व्हाइट रंग की लाइट। ठीक है, तो मैंने व्हाइट रंग की लाइट है इसके ऊपर अभी, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर डाला। अच्छा, अब क्या चीज होती है, ये एज इट इज सिंगल मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है, तो ये सारी की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आंखों में, वापस व्हाइट लाइट जाती है, इसलिए हमको इसका रंग व्हाइट दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आर डी शर्मा का साइड है, ऑरेंज रंग का है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं इसका कलर ऑरेंज है, ये ऑरेंज पता है क्यों है? क्योंकि जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है ये बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ वापस क्या आने दे रहा है तुम्हारी आंखों तक, ऑरेंज आने दे रहा है, इसलिए इसका रंग ऑरेंज है। चीज समझ में आई? हाउ डज लाइट वर्क? आपकी आंखों में जो रंग जाएगा वही तो दिखेगा ना। ठीक है, अब ये FeSO4 का हिसाब क्या होता है, ये अपने साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेके चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे वाटर हैं। ठीक है, ये अपने साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल्स लेकर चलता है। ठीक है, जैसे मिश्री हो गई, मिश्री इज अ क्रिस्टल ऑफ शुगर, राइट? जब भी आप चीनी बाजार में लेने जाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है शुगर, शुगर क्रिस्टल, प्योरिफाइड रिफाइंड सल्फर लेस शुगर क्रिस्टल्स लिखा होता है। क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर क्या खासियत होती है, क्रिस्टल सिंपल प्योर सब्सटेंस नहीं होता, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स छुपे होते हैं, उसके अंदर है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर उसका मेंटेन कर रखा है। ठीक है, जैसे मिश्री होती है, मिश्री क्रिस्टल, एक मिश्री होती है, एक वो बड़ी वाली मिश्री आती है जिसके अंदर वो धागा भी होता है, अगर पता हो किसी ने देखा हो। ठीक है, घर वालों से पूछना आपने बड़ी वाली मिश्री क्या चीज होती है, तो वो क्या होता है, जो हमारी होती है वो एक बड़ा बड़ा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अब क्रिस्टल्स की क्या खासियत होती है, क्रिस्टल एक ऐसा ये कंप्लीट एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब क्या इसकी खासियत ये चीज है, जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है, जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 6 कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक रंग बाहर आने देता है जो होता है ग्रीन। FeSO4 का व्हाइट आने देता है, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या करता है, 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ कौन सी लाइट बाहर आने देता है, ग्रीन। तो इसका कलर क्या दिखेगा, ग्रीन। FeSO4.7H2। अब ये डॉट का मतलब क्या है, ये इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तुम लोगों ने स्कूल वालों में जब जाते हो तो कहते हो टीचर कहते हैं तुम दोनों हमेशा साथ घूमते रहते हो, तो लोग साथ में घूम रहे हैं अगर तो हमेशा साथ में पाए जाएंगे ना, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा इसके साथ में ही होते हैं। ठीक है, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ में होंगे तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा तो क्या कलर हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के कलर नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। किसके रंग होते हैं, क्रिस्टल्स के रंग होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 the molecules of FeSO4 are white in color. The molecules of FeSO4 are white in color, whereas a crystal of FeSO4.7H2O
crystal of FeSO4.7H2O is green in color. अब मैं जैसे एक डायमंड की बात करता हूँ, डायमंड का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है डायमंड का शेप। ऐसे ही होता है ना कोई डायमंड का शेप। डायमंड इज वन ऑफ द शाइनीस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट तो हमको पता है, हार्ड की बात नहीं करते, शाइन की बात करते हैं। डायमंड का जो कट होता है ना, वो एक ऐसा कट होता है जब उसके अंदर लाइट जाती है ना, लाइट बाहर वापस आ नहीं पाती है, जिसकी वजह से लाइट अंदर बार बार घूमती रह जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शाइन करता है। क्योंकि तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे ही डायमंड निकालते हैं उसके आसपास ऐसा शिमर वाला इफेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि डायमंड्स आर शिमरी, क्योंकि वो लाइट इतनी ज्यादा उनके अंदर हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। सेम कहानी इसके साथ है, दे डोंट शाइन बट लाइट जो इनके अंदर जाती है वो 6 रंग एब्जॉर्ब करके सिर्फ कौन सा रंग आने देता है बाहर? ग्रीन। इट्स नॉट एक्चुअली जस्ट ग्रीन, इट इज एक्वा ग्रीन। वो सी ग्रीन रंग होता है ना, वैसा कलर होता है इसका, ठीक है। तो ये इसका सी ग्रीन कलर होता है FeSO4 का। और डॉट क्यों लिखा है? डॉट का मतलब ये साथ में घूमते हैं, साथ में है, ये एक यूनिट है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करता हूं, हीट करूंगा तो क्या होगा? पानी अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा पानी। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा FeSO4, और ये डॉट की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 7H2। अब ये डॉट वाले का कलर क्या था? ग्रीन। एक्वा ग्रीन लिख लो, सी ग्रीन लिख लो, एक्वा स्लैश सी ग्रीन। और इसका कलर क्या होता है? वाइट। इसका कलर होता है वाइट, ठीक है। अब ये जो 7 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो चीज मैंने बताई है एज इट इज उसका नाम है। ये 7 क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल। तो ये पानी है किसका? क्रिस्टल का। तो दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा, मैं एक इसका और बताता हूँ। अपने घर वालों से पूछना, जब भी घर में कोई मिठाई बनती है, खीर बन रही है, रबड़ी बन रही है, कुछ भी बनता है, जो घर में कोई मीठी चीज बनती है, तो जब हम लोग उसके अंदर चीनी डालते हैं ना, तो वो पानी छोड़ती है, इट लीव्स वाटर। व्हाई डज इट लीव वाटर? बिकॉज वो चीनी के क्या है? क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स के हमेशा क्या होगा उसके अंदर? पानी होगा उसके अंदर। जैसे आपने चीनी डाली, चीनी तो मेल्ट होके बाहर हो गई, बाहर क्या निकल के आ गया? पानी। तो जब भी आप किसी चीज में चीनी डालते हो ना, वो हमेशा पानी छोड़ती है। चीज क्लियर हुई? नहीं समझ में आई ये वाली चीज, अपने घर वालों से पूछना है, मम्मी क्या कभी किसी मिठाई को बनाते समय अगर उसमें मैं चीनी डालूंगा तो क्या वो पानी छोड़ेगी? मम्मी बोलेगी हाँ वो छोड़ती है, ठीक है। चलो जी, ये पहला स्टेप हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ये FeSO4 आ गया। अब हम लोग FeSO4 को हीट करते हैं। जब मैं FeSO4 को हीट करता हूं, मैंने क्या किया? मैं FeSO4 को मैं हीट करता हूं, तो मेरे पास जो कंपोनेंट निकल के आता है वो होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। FeSO4 एक पाउडर है, क्रिस्टल था, क्रिस्टल को मैंने उससे पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज अ सॉलिड। आयरन ऑक्साइड इज आल्सो अ सॉलिड, दिस इज अ गैस, दिस इज आल्सो गैस। ये रिएक्शन है, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा रिएक्शन है, रट्टा मारना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। इसके बारे में हर एक रिएक्शन की कुछ ना कुछ खासियत है। इस रिएक्शन की खासियत है, ये जो SO3 गैस निकलती है ना, इसकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर, या फिर रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है इस गैस की। एक एक्टिविटी दे रखी है तुम्हारी बुक के अंदर, डिकम्पोजिशन जो है एक पेज पे शुरू होता है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है टेस्ट ट्यूब पकड़ के, ठीक है। उसके अंदर ये चीज लिखा हुआ है, डू नॉट पॉइंट द टेस्ट ट्यूब एट योर नेबर्स और एट योर सेल्फ। एग्जैक्ट वर्डिंग है उसकी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सड़े हुए अंडों की स्मेल सूंघ ली टाइटली बेहोश हो जाओगे। ठीक है, इट हैज अ रॉटन एग स्मेल और अ बर्निंग सल्फर स्मेल। और बर्निंग सल्फर क्या होता है? टायर होता है ना, जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, जब टायर जलता है जैसी बदबू आती है वैसी स्मेल होती है इस गैस की। तो ये उसकी खासियत है इस रिएक्शन की। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि एक व्हाइट रंग का पाउडर लिया, उसको मैंने जलाया, उसको मैंने हीट किया, हीट करने के बाद अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर वाज ऑब्टेन्ड, तो कौन सा आइटम होगा वो? SO3 गैस SO3 होगी, लेकिन वो व्हाइट रंग क्या चीज है? FeSO4। ठीक है, अगेन अब इसके अंदर हाउ डू आई रिमेंबर दिस इक्वेशन? दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में एक चीज मल्टीपल चीजों में टूट रही है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इट इज नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कोई क्वेश्चंस अभी तक? वो बैलेंस अभी मैंने करा दिया। बैलेंसिंग हम लोग करेंगे, एक बार हम लोग सारी इक्वेशंस के बारे में चीज समझ लें, हम लोग बैलेंसिंग तब एक साथ सारी इक्वेशंस की करें। बैलेंसिंग के ऊपर वील डू अराउंड 50 क्वेश्चंस, डिफरेंट इक्वेशन जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं है। मैं एक वर्कशीट भी दूंगा बैलेंसिंग के लिए। अभी हम लोग वी आर गेटिंग अ हैंग ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th, वी आर नॉट गेटिंग इनटू अभी बैलेंसिंग। ये चीज समझ में आई? इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? देखो, याद करने के लिए क्या चीज है, मैं एक बैलेंसी शीट भी दूंगा। अभी तो मैंने नोट्स दिए थे, जो लोग बच्चे आज नए आए वो नोट्स लेकर जाना क्लास के एंड में। नोट्स में तो सारी चीजें हैं, बाकी एक वैलेंसी शीट भी दूंगा। वैलेंसी शीट इज योर बाइबल फॉर केमिस्ट्री। इफ यू नो द वैलेंसी शीट बाय हार्ट, यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन केमिस्ट्री। मैं कहता हूं फेरस सल्फेट, फेरस माने आयरन, तो मैं लिखूंगा Fe। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, Fe की वैलेंसी होती है 2, SO4 की होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? FeSO4 आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटा सा इशू ये चीज है, अगर तुम Fe2O3 को देखो, यहाँ पर आयरन जो है वो वैलेंसी ले रहा है 3। देखो, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। कोटा फैक्ट्री देखा किसी ने? कोटा फैक्ट्री के अंदर ये चीज बोलते हैं, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। मजाक नहीं है, एक्चुअल में। और तुम्हारे लिए एक्सेप्शंस बहुत कम है। 11th-12th में जैसे जैसे जाते चले जाओगे एक्सेप्शंस बढ़ते चले जाएंगे। अभी इतने खास एक्सेप्शंस नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर आयरन जो है वैलेंसी 3 लेता है। तो व्हेन, अब इस रिएक्शन को याद करने के लिए क्या है, सी दिस रिएक्शन 5 टाइम 10 टाइम्स, अपने में याद हो जाएगा कि सड़े हुए अंडों की स्मेल आई है। नहीं भूलोगे लाइफ में कभी भी ये चीज, SO3 की होती है सड़े अंडों की स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो है लाइमस्टोन की, जो है मार्बल। ठीक है, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है मार्बल। मार्बल को हम लोग हीट करते हैं। ऐसा नहीं करना मार्बल का पूरा स्लैब ले लिया, गैस के ऊपर चढ़ा दिया कि इसका कुछ बन जाएगा। इट डज नॉट वर्क दैट वे। कि कैसे होता है, मार्बल का चूरा लिया जाता है, चूरे को हीट करते हैं। क्यों चूरे को क्यों हीट करते हैं, उसके पाउडर को क्यों हीट करते हैं? क्योंकि पूरे स्लैब के ऊपर हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, लेकिन जो पाउडर्ड फॉर्म होते हैं उसके अंदर हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि गैस पे रखने से काम हो जाएगा। दिस इज हीटेड अप टू मोर देन अराउंड 500 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे जो हम हीट करते हैं तब जाके रिएक्शन होता है। तो गैस के ऊपर ये चीज नहीं हो पाएगी। हमने CaCO3 लिया, उसको जब हीट किया मेरे को प्रोडक्ट में मिला CaO प्लस CO2। ठीक है, दिस इज मार्बल। मार्बल इज सॉलिड, CaO इज सॉलिड, दिस इज अ गैस। अच्छा, मार्बल को हीट किया तो मेरे को क्या मिला? चूना। कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम, हिंदी में चूना। हम लोगों ने मार्बल को हीट किया, मेरे को क्या मिलेगा? क्विकलाइम मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब उल्टा एक बार याद करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में व्हाट डिड वी लर्न? इफ आई टेक CaO, इसके अंदर मैं वाटर डालता हूं H2O, तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस, ये बनता है और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। ठीक है, फिर इस चूने के पानी को दीवार के ऊपर लगाया जाता है और थोड़े दिनों तक छोड़ा जाता है। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट करके दीवार के ऊपर एक बहुत पतली सी CaCO3 की लेयर बन जाती है H2O। दीवार के ऊपर एक लाइमस्टोन की पतली सी लेयर आ गई, तब हम लोग इसके ऊपर पेंट करेंगे, वो बहुत ज्यादा शाइनी आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाना कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप। पहले चूने को पानी में डाला, फिर उसको दीवार पे लगा के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया, तब जाके ये चीज बनी। लेकिन उसे तोड़ने का कितने स्टेप का रिएक्शन है? बनाना मुश्किल होता है, तोड़ना आसान होता है, रियल लाइफ चीज है ये। ठीक बात है ना? बनाना इज डिफिकल्ट, लॉन्ग स्टेप रिएक्शन है, तोड़ना आसान है। अच्छा, तुम लोग अब एक चीज देखो कि अगर मैं किसी भी चीज को तोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या करना पड़ रहा है उसको? मैंने बताया था ना कि किसी भी चीज को तोड़ना है, मेरे को उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। कांच के ग्लास को तोड़ना है, नीचे फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना? किसी भी चीज को तोड़ना है, उसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ? एनर्जी। अब एनर्जी क्या थी? जबरदस्ती। दिस डज नॉट वांट टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? होना पड़ेगा। नहीं हो गए तो हीट कर दूंगा। हीटिंग इज अ फॉर्म ऑफ जबरदस्ती इन केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे एक स्टेबल चीज थी, उसको मैं थोड़ा सा हीट करता हूं, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं, तो वो एक कम स्टेबल फॉर्म में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी रिएक्शन में हीट निकलती है तो ज्यादा स्टेबल चीज बनती है। समझ में आया? और जब किसी चीज को मैं हीट दे रहा हूं तो जो भी चीज बनेगी वो अनस्टेबल नहीं बोलोगे, थोड़ी कम स्टेबल, क्योंकि देखो अनस्टेबल होगी वो तो बनती नहीं ना, फिर थोड़ी कम स्टेबल है। समझ में आया? ठीक है। तुमको बुखार हो जाओ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है नॉर्मली नॉर्मल है, वो बढ़िया स्टेबल है, उसको बुखार हो गया, उसको अनस्टेबल तो बोलना नहीं शुरू करोगे, कम स्टेबल हो गया है, उसको डिजीज हो गया, बुखार हो गया, लेकिन वो अनस्टेबल नहीं कहलाएगा। ठीक, समझ में आया? ये मेरे पास सेकंड रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो, जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, जो भी एनर्जी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी किसी डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज नोन एज अ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल जब भी किसी रिएक्शन में हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करी जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। भाई गर्मियों सर्दियों के टाइम में वो आते हैं ना थर्मल्स। थर्मल क्या होता है? थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। तो ये हीट के फॉर्म में लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो डीकंपोजिशन, इसलिए हम लोग कह रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन। अब मेरे पास एक और रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है थर्मल डीकंपोजिशन की तुम्हारे सिलेबस में। तीसरा रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरा रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का। अच्छा, अब लेड नाइट्रेट रट्टा नहीं बनाऊंगा। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा PbNO3 और ट्वाइस। लेड की 2 होती है तो नाइट्रेट पे आएगी, NO3 की 1 होती है तो ये 1 होगा, 1 हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट होता है एक व्हाइट रंग का पाउडर होता है, ये भी एक व्हाइट रंग का पाउडर है। जब इस व्हाइट रंग के पाउडर को अगर मैं हीट करता हूं तो मेरे को मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO। कोई खासियत नहीं है इसकी ऐसा। लेड ऑक्साइड, साथ में मिलेगी ऑक्सीजन गैस, साथ में मिलेगा NO2 गैस। ये इसका रिएक्शन होता है। अब खासियत समझाता हूं इसकी। आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का थोड़ा सा पाउडर लिया, आपने उसको बंसन बर्नर पे रखा। बंसन बर्नर पे जब आप रखोगे तो उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू होगा, और धुआं जो निकलना शुरू होगा वो होगा NO2 का, और इस धुएं का रंग होगा ब्राउन, क्योंकि ब्राउन रंग की फ्यूम्स होंगे। आफ्टर दिस क्लास आई विल पुट अ लिंक ऑफ अ वीडियो ऑफ बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट, घर जाके उसको देखना। ठीक है, उस वीडियो के अंदर 2 चीजें दिखाई होंगी। पहली चीज ब्राउन रंग की धुआं निकलता दिखाई देगा, जो मेरे को बता रहा है NO2 का कलर क्या होगा? ब्राउन फ्यूम्स, पहली चीज। दूसरी चीज ऑक्सीजन। अब मेरे को बताओ ऑक्सीजन हम लोग किस चीज में काम करते हैं ब्रीदिंग के अलावा? किसी भी चीज को बर्न करने में, जलाने में। तो उस वीडियो में उसने क्या करा होगा? एक अगरबत्ती ली, अगरबत्ती को जलाया, और अगरबत्ती को उसने, जब ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है उसको उसने उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बहुत अच्छे से बर्न होगी,
तो जैसे ही वो अगरबत्ती को उसके अंदर डालेगा, अगरबत्ती और ज्यादा तेज आग पकड़ लेगी। तो मतलब हमें प्रूफ हो गया कि ब्राउन रंग की फ्यूम्स किसकी थी, NO2 की। और कोई चीज अगर ज्यादा तेज जलने लग जाए किसकी वजह से जलेगी, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन का भी प्रूफ हो गया, ठीक है। सो इस रिएक्शन की खास बात है कि NO2 की होती है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। हमने 3 रिएक्शन करे डीकंपोजिशन के अंदर। एक करा फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल होता है ग्रीन कलर का। जब उसे हीट करेंगे पहले उसका रंग हो जाएगा व्हाइट, पहले पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद आप उसको और हीट करोगे तो उसमें से सड़े हुए अंडों की स्मेल आने लग जाएगी, क्योंकि वो कंप्लीटली टूट गया। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है लाइमस्टोन का चूरा। मार्बल का चूरा लिया या अंडे के शेल्स का चूरा लिया या चॉक का चूरा लिया, तीनों के तीनों लाइमस्टोन होते हैं। चॉक, एग शेल्स एंड मार्बल, ऑल 3 आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइमस्टोन ओनली। हमने कुछ भी लिया, उसका पाउडर लिया, पाउडर को हम लोग हीट करते तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, क्विकलाइन चूना, ठीक। और तीसरा वाला रिएक्शन है, मैंने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट को हीट किया, ब्राउन रंग का धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 3 रिएक्शंस है डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीनों के तीनों रिएक्शन किस टाइप के हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हम हीट के फॉर्म में इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ जबरदस्ती की बात करते हैं। डीकंपोजिशन में रहते हैं हमारे पास सिलेबस में 3 टाइप की है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ जबरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी। मूवीज में दिखाते हैं ना, कोई बंदा नहीं कुछ बोल रहा होता, उसके छाती के ऊपर 2 इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे लगा देते हैं, उसको शॉक लगता है, कहता है नहीं बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स के साथ सेकंड टाइप की जबरदस्ती, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। पहला था थर्मल, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये वाली इस डीकंपोजिशन रिएक्शन की ना एक्टिविटी दे रखी है बुक के अंदर, आधे पेज से ऊपर की एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। उस एक्टिविटी का मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब के यहाँ पर एक रबड़ का कॉर्क लगा रखा है और यहाँ से एक सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर भरा हुआ मैंने पानी, और यहाँ पर इतना, ये हो गया पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव वाला इस एनोड, नेगेटिव वाला इस कैथोड। याद करने का तरीका, बिल्ली का डंडा गंदा होता है, कैट और कैथोड, बिल्ली का डंडा गंदा होता है, कैथोड का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, हर चीज का निमोनिक बनाओ, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। कैथोड इज नेगेटिव, तो अगर कैथोड नेगेटिव है तो एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपने आप से, ठीक है। अगर ये हमारा है नेगेटिवली चार्ज, ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज के ऊपर H+ आएगी और यहाँ पर ये होगा। यहाँ तक इसके अंदर, यहाँ तक पानी है, मतलब ये कंप्लीट वाटर है। इसके अंदर जहां तक ये लाइन बनाई है, यहाँ तक लाइन तक पानी है, ऊपर वाली जगह खाली है, ठीक है। अच्छा, गैस हम लोग निकाल रहे हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वाटर का डिकम्पोजिशन करता हूँ, वाटर के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज करूंगा, दोनों चीजों में टूट जाएगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तो कुछ निकल नहीं सकता, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा इसका, तो मेरे को मिलेगा H2 और O2, ठीक है। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बैलेंसिंग करने का क्या तरीका बताया था, आपने लेफ्ट साइड पे किसी भी चीज को पकड़ना है, किसी भी चीज में हमारे पास एक ही चीज है, वाटर, वाटर की पहली चीज को पकड़ते हैं। वाटर में सबसे पहला आइटम क्या है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। इधर कितने हाइड्रोजन है, बैलेंस, छोड़ो। नेक्स्ट वाले के ऊपर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर कितने हैं,
2 लगा दूं आगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब जिस चीज की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज की बात करेंगे। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा था, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। डिसबैलेंस क्या हुआ? हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 2 H2 पहले थे, मतलब हाइड्रोजन H2 2 हाइड्रोजन पहले थे, उसको 2 बार कर दिया तो 2 हाइड्रोजन 2 बार कितने हो गए? 4। इधर कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 2। यहाँ पर 2 लगा। अब इक्वेशन हो गई मेरी बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग का बेसिक फंडा ये है कि अगेन हम लोग बैलेंसिंग तमीज से टाइम लगा के पूरी क्लास में सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे। ऑक्सीजन के साइड पे 2 नहीं लगा सकते ताकि हाँ मैंने देखो देख ऑक्टू कह रही यहाँ लगा दो, नहीं उस साइड फिर यहाँ लगा दो, कह रही बीच में लगा दो। हाँ नहीं, तू उस डब्बे को छेड़ रही है। यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ एन आइटम। ठीक है, इफ यू आर पुटिंग इट 2 इन बिटवीन तो यू आर चेंजिंग कंटेंट ऑफ एन आइटम। ठीक है, अगर तुम वो कर रही है, इफ यू आर राइटिंग इट दैट वे तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा। क्या? तो ये H2O2 हो जाएगा। H2O2 पता है क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। जब किसी का हाथ कटा जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई एकदम ऐसी चीज लगाता है जिससे बहुत जलन होती है, ये वो चीज है। दिस इज एन एंटीसेप्टिक। हमारे पास घरों में क्या लगाते हैं? डिटॉल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वो पेरोक्साइड लगाते हैं। पेरोक्साइड क्या करता है? पेरोक्साइड सीधा जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर है सीधा मार देता है उसको। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन देने को आतुर है, ये ऑक्सीजन बांटना चाहता है। और जैसे किसी बैक्टीरिया ऑक्सीजन मारा, देखो तुम लोगों ने इसका मैं समझाता हूं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर मैं ऑक्सीजन दे दूंगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो जैसे ब्यूटी क्रीम्स होती है, ब्यूटी क्रीम्स के ऊपर क्या लिखा होता है? एंटीऑक्सीडेंट ब्यूटी क्रीम लिखा होता है। ब्यूटी क्रीम विद एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या मतलब हुआ? ऐसी चीजें जो ऑक्सीजन को आने से रोके। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आने से रोके। हमारी एजिंग बॉडी की पता क्यों होती है? हमारे सेल्स जो हैं धीरे धीरे ओवर टाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हमारा शरीर किस पे चल रहा है? ऑक्सीजन पे चल रहा है। तो अगर हमारा जो पूरी कंप्लीट बॉडी ऑक्सीजन पे चलती चली जा रही है, कभी ना कभी तो आके ऑक्सीजन से चिपक जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट दूंगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपकी एजिंग कंपैरेटिवली थोड़ी। तो हम लोग स्किन के ऊपर लगाते हैं तो रिंकल्स वगैरह हटाने का दावा करते हैं ना, वो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्लो। जैसे ही वो स्लो हो जाता है, रिंकल्स वगैरह धीरे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीजन बांटने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का उल्टा ही ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो ये चीज चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम लोग 2 बार नहीं लगा सकते। We have to keep this as it is. We cannot change the integrity of a molecule. ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मेरे डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मिल रहा है? 2 मॉलिक्यूल। ये H2 का 1 मॉलिक्यूल है, मेरे को कितने मिल रहे हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने मिल रहे हैं? 1। ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन ज्यादा है। कम कौन है? ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पर ज्यादा वाली गैस कौन सी होनी चाहिए? हाइड्रोजन। और कम वाली गैस कौन सी होनी चाहिए? ऑक्सीजन। दिस इज एंटायरली वाटर। जब गैस है, गैस को जगह घेरेगी, खाली जगह मतलब हो गई गैस। तो यहाँ पर खाली जगह ज्यादा है और यहाँ पर खाली जगह कम है। जहां पर खाली जगह कम है वहां पर गैस कम है। कम गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगी। अच्छा, अगेन अब मैं कहता हूँ, फिर से रट्टा नहीं मारते इस चीज का, वैलेंसी के ऊपर वापस आते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। एनोड का चार्ज क्या था? पॉजिटिव के ऊपर कौन जाएगा? नेगेटिव के ऊपर कौन जाएगा? रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं किसी चीज की। अगेन, वैलेंसीज आर द ABCD ऑफ केमिस्ट्री। अगर तुमको ये चीज आती है, तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन मेक इट ऑन द गो। मैं जनरली बताऊं, कोई मेरे से डायरेक्टली कोई सीधा पूछ ले कैथोड का चार्ज क्या होता है, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज बिल्ली का डंडा गंदा होता है। मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यही चलती है। क्यों? कोई रट्टा नहीं मार रखा है, समझ रखा है चीज। ठीक, तो पॉजिटिव चीज के ऊपर हमेशा नेगेटिव चीज आएगी और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आएगी।
तो डबल गैस कहां पर है? कैथोड के ऊपर, और कम गैस कहां पे है? एनोड के ऊपर। यहां पर इस चीज में मेरे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है इसका कि कौन सी गैस कौन से आपके एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस निकलती है। पहला क्वेश्चन ये चीज होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? बिकॉज, अब ये आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज द, ये पहले इक्वेशन लिखो, लिखो y is the amount of hydrogen double the amount of oxygen in the above reaction. आंसर लिखो। इट इज सो बिकॉज, मतलब इट इज सो इसलिए लिखा क्योंकि लिखोगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इट इज सो बिकॉज in a balanced chemical reaction for every 2 molecules of water decomposed, in a balanced chemical reaction for every 2 molecules of water decomposed, 2 molecules of hydrogen and a single molecule of oxygen is produced. दृष्टि अरोड़ा के सोल्यूशन है। दृष्टि अरोड़ा 2 molecules of water decomposed. for every 2 molecules of water decomposed, 2 molecules of hydrogen and a single molecule of oxygen is produced. Molecules of hydrogen and a single Molecule of oxygen is produced. कोई सवाल यहाँ पे? सब सेट, कोई दिक्कत नहीं है? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एक ही रिएक्शन है हमारी बुक में। अब जब भी फॉर एग्जांपल आता है डिफाइंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिफाइंड डीकंपोजिशन क्या लिखेगा? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एंड मैंने क्या बोला, हर एक आपके डेफिनेशन के साथ आपको एक रिएक्शन भी देना है। सबसे आसान डीकंपोजिशन का रिएक्शन कौन सा है? ये वाला। हमेशा एग्जांपल क्या देने की कोशिश करोगे? सबसे आसान, इजीएस्ट। ऑलवेज टेक द इजीएस्ट वे एंड द स्मार्टेस्ट वे आउट। Always. Don't be smart और FeSO4 या lead nitrate वाले एग्जांपल मत लिखना। कहीं ना कहीं 1-2 की गलती हो गई, तो भूल गए, नंबर कट जाएंगे फालतू में। पानी जिंदगी में नहीं भूल सकते, ठीक? अब after electrolytic decomposition, the next type of decomposition that we have is photolytic. फोटो का क्या मतलब होता है? दिवाली की लाइट। फोटोसिंथेसिस, लाइट से खाना बनाना। फोटो पीरियड, सनलाइट कितना समय मिल रही है किसी पौधे को, फोटो पीरियड कहलाता है, ठीक है? वेजिटेशन चैप्टर था ना, शायद 4th चैप्टर था तुम्हारे उसके अंदर, एग्रीकल्चर वाले में, ठीक है? वो फोटो पीरियड कहलाता है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यहाँ पे फोटोलिटिक का मतलब हो गया सनलाइट की वजह से किसी चीज का टूटना। अब यहाँ पर मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों भाई बहन ही हैं, दोनों सिमिलर कंपाउंड्स हैं। एक है AgCl और एक है AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये 2 कंपाउंड हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों कंपाउंड्स की पहले खासियतों के बारे में बात करते हैं। पुराने जमाने में, आज से अराउंड 20 to 30 इयर्स बैक, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, डिजिटल कैमरास नहीं होते थे। कैमरास जब फोटो खींचते थे वो कैसे खींचते थे? एक फिल्म होती थी ब्लैक वाली जो उसके पीछे डालते थे,
फोटो क्लिक करते थे, उस फिल्म के ऊपर वो फोटो आ जाती थी, जिसको हम लोग कहते थे नेगेटिव ऑफ द फोटोग्राफ। ये होता था। फिर वो नेगेटिव ऑफ द फोटोग्राफ को हम लोग देते थे किसी फोटो वाले को, तो वहां पर वो फोटो डेवलप करके हमको प्रिंट आउट उसके दे देता था। आज की डेट में क्या होता है, फोटो ली, प्रिंट निकाला, सीधा आ गया। वो प्रिंट आउट पहले नहीं निकलता था, वो पहले मल्टीपल सॉल्यूशंस में डिप करता था किसी पेपर को, उसके ऊपर नेगेटिव से निकलती थी, तब जाके फोटो बना करती थी। पहले ऐसे होता था, ठीक है। उस समय, अच्छा तुम लोगों ने कोई मूवीज, टीवी शोज या सीरीज वगैरह में देखा होगा, एक बोलते हैं, एक रूम को बोलते हैं रेड रूम। लाइट रेड कलर की, उसके अंदर, रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की लाइट लगी होती थी, ठीक है। वो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा वो 13 रीजंस व्हाई एक सीरीज है, अगर किसी ने देखी हो तो उसके अंदर रेड रूम का यूज है। तुम्हारे जो स्ट्रेंजर थिंग्स में रेड रूम का यूज है। स्ट्रेंजर थिंग्स आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट लाइक सारे बच्चों ने देखा ही होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर एक रेड रूम का यूज होता है। वो रेड रूम क्या होता है, रेड रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रंग की लाइट नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ रेड रंग की लाइट लगाते। अब इसकी क्या पॉइंट क्या है इसके पीछे? इसके पीछे ये पॉइंट है कि उस समय फोटो डेवलप करने के लिए ये दोनों कंपाउंड इस्तेमाल होते थे, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऐसे बकेट्स होती थी, बकेट्स के अंदर कुछ कुछ सॉल्यूशंस होते थे। आप पेपर लेते थे, पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करते थे, उसको निकालते थे, सुखाते थे। फोटो में देखा होगा तार लगी होती थी, तार से क्लिप से फोटो टंगी होती थी, वो सूख रही होती, जैसे वो सूखेगी उसको निकाल के फिर दूसरे सॉल्यूशन में डिप करते थे, उसे फिर सुखाते थे, ठीक है। इससे होता क्या था कि ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फोटो को डेवलप करने में इस्तेमाल होते हैं। तो दीज टू कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये आज से 70-80 साल पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। कलर्ड फोटोग्राफी तो चली रही थी 30-40 साल पहले, कोई दिक्कत नहीं थी। 70-80 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते थे। अब इनकी ये चीज है, जैसे ही ये व्हाइट लाइट में पड़ते थे तो क्या होता था, व्हाइट लाइट में इतनी एनर्जी थी कि वो इनको ब्रेक डाउन कर दे, और ब्रेक डाउन कर देता था। सिल्वर अलग हो जाता था, Ag was अलग एंड क्लोरीन गैस अलग हो जाती थी, और सिमिलरली यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता था और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती थी। अब ये कंपाउंड टूट गए। These two were helpful in black and white photography, but these are useless. They cannot do black and white photography में help. They can do combined, मतलब बेसिकली कंपाउंड्स हेल्प करते थे, इनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प नहीं करते थे। चांदी से कोई लेना देना नहीं फोटोग्राफी का, लेकिन सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का है। तो हम लोग क्या करते थे, लाल रंग की लाइटें लगा लेते थे। अब लाल रंग की लाइटों में क्या होता था, दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन दीज कंपाउंड्स। रेड कलर की लाइट में एनर्जी इनफ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन व्हाइट कलर में, मैंने जैसे हमने डिस्कस किया था, व्हाइट कलर में कितने कलर्स होते हैं? 7। उस सारे 7 कलर्स की एनर्जी टोटल मिला के इनफ होती है इसको ब्रेक करने के लिए। अच्छा, एक चीज जिससे तुम लोग रिलेट कर पाओ, कफ सिरप्स, सब लोगों को कभी अपनी लाइफ में खांसी वगैरह भी होगी। कफ सिरप्स की जो बॉटल्स होती है मोस्टली किस कलर की होती है? डार्क ब्राउन, रेड, इसी टाइप की कलर की होती है। कोई भी मतलब शीशी नहीं दिखेगी, मतलब कांच की शीशी नहीं दिखेगी तुम लोगों को। क्यों? अगर तुम उसके इंस्ट्रक्शन पैड के ऊपर भी पढ़ो, उसके ऊपर लिखा होगा कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, लिखा होता है उसके ऊपर। शेक वेल बिफोर यूज एक लिखा होता है, वो तो हटाओ, केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं उसका। दूसरा लिखा होता था कि कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, अगर उसको मैं एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख के सनलाइट में रख दूंगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सनलाइट पड़ने से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और ब्रेक डाउन अगर हो गए तो उसका काम पहले खांसी ठीक करना था, हो सकता है और ज्यादा बढ़ा दे, कुछ नहीं पता। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं एक चीज बताता हूँ। 4th चैप्टर है हमारा, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर मतलब कार्बन्स की बात है। ओवरऑल हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमें टोटल 30 लाख कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज है। 30 लाख कंपाउंड्स, 30 लाख कंपाउंड्स में से 10 लाख कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सारे एलिमेंट्स के मिला के हैं, और 20 लाख कंपाउंड्स अकेले कार्बन के हैं। एक कार्बन है और उसकी अगेंस्ट सारी की सारी पूरी की सारे के सारे टोटल मिलाकर ऑलमोस्ट 120 एलिमेंट्स हैं। 119 एलिमेंट्स के 10 लाख कंपाउंड बनते हैं, ये अकेला कार्बन 20 बनाता है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अब केमिस्ट्री की खासियत ये है, देयर इज दिस कंपाउंड नोन एज सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन होता है मतलब एक कोई एक चीज है और एक दूसरी चीज है, वो इस एंगल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर वो इस एंगल पे जुड़े हुए हैं, वो एक प्रेग्नेंट लेडी को आपके
जो पेन होता है डिलीवरी का, उससे रिलीफ में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर वो इस एंगल पे ना जुड़ के इस एंगल पे जुड़े हो, वो अबॉर्शन करा देंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि केमिस्ट्री कितनी ज्यादा सेंसिटिव चीज है। ये इस एंगल पे है तो ये पेन में हेल्प करेगा, इस एंगल पे अबॉर्शन करा देगा। सेम चीज है, जस्ट एंगल का फर्क है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज होता है, छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई। अब अच्छा, यहां पर मैं एक चीज लिखना भूल गया, यहां पर लिखोगे एच न्यू। एच न्यू क्या था? सनलाइट। सनलाइट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सनलाइट होता है एच न्यू, ठीक है। सनलाइट लिखना सनलाइट लिख सकते हो, एच न्यू लिखना एच न्यू लिख सकते हो, ओके। ये होगा मेरे रिएक्शन। अब हम लोग तीनों के तीनों रिएक्शन रिविजिट मारते हैं, तीनों के तीनों टाइप। पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों के तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूं, किसी में हीट के फॉर्म में, किसी में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, किसी में लाइट के फॉर्म में। तो इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या कहता है रिएक्शन? एंडोथर्मिक। जब हीट निकलती है, देखो याद करने के लिए, जब आप एक्सेल करते हो, हाथ के ऊपर गरम गरम आएगा, एक्सेल तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसका उल्टा क्या हो गया? एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होंगे? एंडोथर्मिक, क्योंकि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। जब भी एरो के ऊपर एनर्जी डलती है, इसका मतलब क्या होगा? वहां पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जब राइट साइड में प्रोडक्ट में एनर्जी आती है, मतलब वो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट में आ जाएगी, बाय प्रोडक्ट में आ गई तो हम लोग उसको एक्सोथर्मिक में कह देंगे। जब इस्तेमाल हो रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब मैं तुम्हें बोलूं, जो मैं तुम्हें ये चीज लिखवा रहा हूं ये सच है, लेकिन बड़े हो जाओगे तो बोलेंगे कंप्लीट सच नहीं। This is how science works, ठीक है। Always there are exceptions to everything, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, इवेपोरेशन हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। इवेपोरेशन causes cooling. Now tell me, is evaporation an exothermic process or it is an endothermic process? अगर एक्सो वाले हो तो हाथ खड़े करो, एंडो वाले हो तो हाथ खड़े मत करना। Is evaporation an exothermic process or an endothermic process? एक्सो वाले हाथ खड़े करो, एंडो वाले हाथ नहीं खड़े करो। जो जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो दोनों हाथ खड़े कर। सोचो क्या हो क्या रहा है? रिलीज हो रही क्या चीज? रिलीज। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग के अंदर हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, इसका जो तूने मेरे को बोला, मैं उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता। गर्मी का टाइम हो रहा है, ठीक है, तेरे को ठंडक चाहिए तो तू बत्ती लगा के बैठ के हाथ सेक रहा है, ये क्या है? हीट रिलीज क्या रहा है ना तू, लेकिन अभी हो क्या रहा है? कूलिंग। कूलिंग के अंदर हीट गायब हो जाती है। देख, अगर हीट होगी तो गर्म हो जाएगा, अगर हीट चली जाएगी तो ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग, तो हीट एब्जॉर्ब चली गई, कहां गई? एब्जॉर्ब हो गई। तो इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आई ये वाली बात? इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का एक और रिएक्शन हम लोग लिखवा देता हूं, खत्म करता हूं इस चीज के ऊपर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया ना, ये ब्रीथ करना, हाथ गर्म हो जाता है, सर्दी के टाइम पर ऐसे करके हाथ ऐसे ऐसे करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक बेसिकली हीट प्रोड्यूस कर रही है। जब आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है तो दैट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं C6H12 O6। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं ऐसे हाथ के ऊपर अपना एक्सहेल करूं तो
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बाहर आ रहा है? हीट आ रही है एक बाहर, और क्या बाहर आ रहा है? एयर गीला गीला भी तो फील होता है, वाटर वेपर पानी भी निकलता है, H2 वाटर वेपर भी निकल रहा है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेशन. ठीक है, ये आपका कहां पर होता है रेस्पिरेशन? पूरी बॉडी में कहां पर हो रहा है? lungs नहीं, लंग में ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग चीज है. नहीं, माउथ एंड किसने बोला? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. पढ़ा नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी. बोलते हैं ये फैक्ट कहीं पे लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी. पावर हाउस में क्या होता है? आप कोई भी फ्यूल लेते हो, फ्यूल को जलाते हो, जलाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हो. तो ये मेरा फ्यूल क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज. जलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन. किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, और क्योंकि हाइड्रोजन भी है यहाँ पे तो हाइड्रोजन जलने के बाद क्या बन जाता है? वाटर. So this happens in ठीक है. आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. जो लोग फर्स्ट टाइम आए क्लास के अंदर वो मेरे से नोट्स ले लेना.